अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्यासरा। नाजरीन, आज 12 जून है और ये दिन नई हुकूमत के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 34 खरब 90 अरब हुजम का वफाकी बजट पेश करेंगे और बजट खसारा 1620 अरब रुपए मतवक्के है। इक्तिसादी सर्वे से कल ये अंदाजा हुआ कि मईशत का कितना बुरा हाल है। पता चला कि दहशतगर्दी की जंग में 100 अरब डॉलर का हम नुकसान कर चुके हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। आमदनी कम, अखराजात बहुत ज्यादा हैं और बिजली अब मरहलावार महंगी करना होगी। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। गैर मुल्की कर्जे 14 अरब से ज्यादा हैं और ऐसी सूरत हाल में आज का बजट यकीनन नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हर साल अवाम ये तवक्को करती है कि शायद उन्हें अवाम दोस्त बजट मिले, लेकिन सिर्फ ये ख्वाहिश ही रह जाती है। बजट में अवाम के लिए आज क्या रखा गया है, क्या रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5600 मेगावाट तक जा पहुंचा है। जाहिर है इससे लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ेगा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से सताया अवाम क्या करेंगे? जाहिर है हुकूमत से एहतजाज ही कर सकते हैं। मुनासिब तरीके से एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज करने वालों पर डंडे और लाठियां बरसाना पुलिस का हक नहीं है। कल फैसलाबाद में पुलिस ने लोगों के साथ जो सलूक किया वो काबिल मजम्मत है। पुलिस ने घरों में जाकर जिस तरह से खवातीन पर तशद्दुद किया, फैसलाबाद पुलिस ने कल लोगों के साथ जो सलूक किया, क्या इस पर एहलकारों को मुअत्तल करना काफी है? इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे, कल भी हमने बताया था कि आज हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से खानदान टूटने से बचता है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें लेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, मैं आगाज़ में बात करूंगा, एक सवात से स्टोरी मैंने आज पिक की है कि सवात में ये वार ऑन टेरर शुरू होने से पहले कोई तकरीबन 500 फैक्ट्रीज थी सिल्क की और इससे हज़ारों लोगों का रोज़गार मुंसलिक था। वो कैसे बर्बाद हुई इस वार ऑन टेरर में? एक तो उसको वार ऑन टेरर ने बर्बाद किया और वो हज़ारों में से बेशतर लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए। और सिर्फ ये नहीं कि वो फैक्ट्रियाँ बर्बाद और तबाह हो गई, उसमें जो बच रही थी, जो 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 इस सारी तबाही से जिनका बचाव हो गया किसी वजह से, उनको बिजली की अदम फराहमी ने कैसे बर्बाद किया। और फिर जो ANP की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो पैसे दिए वो एक मजाक था उनकी रीबिल्डिंग के लिए। इस पे हम बात करेंगे। और दूसरी खबर मैंने आज इंडिया से सिलेक्ट की है। ये ऐसी औरतों के बारे में खबर है कि जिनकी खामदों की ज़िंदगियों में ही वो औरतें बेवाओं जैसी ज़िंदगी बसर करती हैं। एक स्टेट है जिसे आमतौर पे बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया की केरला स्टेट। वहाँ पे आजकल जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट है और जो अच्छे जिनके फिगर्स कहे जाते हैं सोशो इकोनॉमिक, उनमें से वो स्टेट आती है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट हुकूमत करते रहे, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट। उनमें से उनके जो आधे मर्द हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं और वो शादी करने के फ़ौरन बाद जो है वो बाहर चले जाते हैं और वहाँ एक रोजगार के लिए गल्फ सिंड्रोम पैदा हो गया। इसे गल्फ सिंड्रोम के नाम से वो औरतें किन नफसियाती और जिस्मानी डिजीज़ का शिकार हो गई हैं। तो ये इलाका जिसे जो एक क्या मैशत के अतबार से दुनिया का बेहतरीन इलाका समझा जाता था, यहाँ पे लोग किस नौ की ज़िंदगी बसर करें। और ये भारत जो इकनॉमिक मोज है आज, और ये सिर्फ केरला में नहीं है, ऐसी करोड़ों औरतें हैं इंडिया में। आज हम इसका चर्चा करें। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आज आप क्या लेके आए नाज़रीन के लिए? जी शाहजहाँ, बुनियादी तौर पर दो स्टोरीज़ हैं, दो स्कैंडल हैं, इनके फॉलोअप्स कह लें या इनको मेन इनमें जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। तो स्कैंडल क्योंकि हमने ब्रेक किया हुआ है और हमारे दुनिया न्यूज़ का ये एजाज़ है कि जिसमें हमने बताया था कि कैसे 4 अरब रुपए का जो डील होनी थी या पेमेंट करनी थी अंजुम अकील ने, वो 2 करोड़ रुपये में कैसे सेटल की थी वजारत दाखिला और नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर नोटिस लिया था। आपको जो कल कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात सामने हुए, उस पर बताएंगे कि क्या क्या नई बातें सामने आ रही। पंडोरा बॉक्स एक खुल गया है, एक तो वो है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब यहाँ रेलवे मिनिस्टर हैं, अपनी तरफ से वो बड़ी इस वक्त ये काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो अगेन हमने दुनिया न्यूज़ अखबार में ब्रेक किया था। 10 अरब रुपए का एक डील की थी वहाँ पे जो पिछली हुकूमत थी चाइना के साथ की थी। और जो सारे इल्ज़ामात हैं, जो सारा खुरा है, वो जो रेलवे के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब, तो
تو ان کی طرف جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں, کیا 10 ارب روپے کا جو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جو چائنیز کمپنی جس میں انوالو ہے, اور اس میں جو کھرا جا رہا ہے وہ حاجی بلور صاحب کی طرف جا رہا ہے, تو اس پہ وہ کیا فیصلہ کریں گے اور کس طرح کی سچویشن ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے, اور کیوں پاکستان جو ہے وہ ایک چائنیز بینک کو $1500 یا 1.5 لاکھ روپے یہ پچھلے 3 سال سے جرمانہ ادا کر رہا ہے روزانہ کا. یہ نئی بات ہوگی پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ پاکستان چائنیز بینک کو اسی ریلوے ڈیل میں $1500 جو ہے وہ ڈیلی کا جرمانہ یہ ان کو ادا کر رہا ہے. تو اس پہ بھی میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ یہ سارا اسکینڈل کیا ہے اور اب اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آج ہمیں بات کرنی ہے, آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے 2013 اور 2014 کے لیے. کل جس طرح سے اقتصادی سروے کا حصہ پیش کیا گیا, معاشی صورتحال لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی توقع سے بہت زیادہ خراب نکلی ہے. تو لگتا ہے کہ واقعی جوش خطابت میں نواز لیگ کی جو حکومت ہے انتخابات سے پہلے بہت کچھ کہے گی, اور اب انہیں واقعی ریلائز ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. نہ وہ اتنے بھولے بادشاہ ہیں, انہیں پتا تھا. اور یہ جتنے جو آج اکنامک سروے آیا ہے نا, جو مس ٹارگٹس کی کہانی ہے, یہ ہم اس اپنے پروگرام میں بارہا کر چکے ہیں کہ جی ان کا ایک ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہوا. IMF نے یہ ساری رپورٹیں دی ہیں, تو جو اس میں موجود ہے وہ تو قیامت ہے جو گزر گئی. مگر میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی جو تازہ خبریں آئی ہیں, یہ بجٹ کیسا ہوگا, اس کا ماڈل کیا ہوگا. اس میں انہوں نے سب سے اہم بات یہ کہی ہے کہ جی 500 ارب روپے ہم ریز کریں گے 2 مہینوں میں تاکہ یہ ہم سرکولر ڈیٹ دے سکیں, جو گردشی قرضہ. اب اس گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گریجولی تدریجی طور پر 6 روپے پر یونٹ جو ہے بجلی مہنگی کریں گے, قیمت بڑھا دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سیلز ٹیکس میں جو ہے بڑھوتری کی جائے گی, اور جن میں جو زیرو ٹیکس رجیم تھی یا جو جن چیزوں پہ ٹیکس نہیں تھا امپورٹ جو ہم کرتے تھے, تو اصل میں اگر دیکھیں تو اس بجٹ میں جو آپ سیلز ٹیکس بڑھائیں گے, چینی کی قیمت بھی مہنگی ہوگی اس حوالے سے, چینی پہ 8% سے اب 16% ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ اس سارے کرائسس کا بل کون دے گا, تو بیسیکلی یہ اس بجٹ کا ماڈل بھی وہی ہے جو پچھلے بجٹس کا ماڈل تھا کہ پاس آن ٹو دی کنزیومر پہ آپ اس کو کریں گے. ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اسے ڈیوٹی آپ ود ڈرا کر لیں گے, تو وہ جو اس کو اندر لے کے آ رہا ہے وہ نیچے اس کی قیمت بھی جمع کر کے نیچے سے لے گا نا. تو بیسیکلی یہ ماڈل اسی کا. اب ایک بات رہ گی, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پیپلز پارٹی نے کی ہے مس مینجمنٹ. اب ایک بات ہوگی طے کہ ماڈل میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ جی ہم اب بار بار دو منسٹر کہہ چکے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں 210 یا 220 ارب روپے کی کرپشن ہے بجلی میں, بھائی اس کو بھی تو روکیں. وہ کدھر جا رہی ہے. پھر اس میں یہ بات ہے کہ یہ بھی لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ جو پرائسنگ ہے اس کی جو پرائسنگ جس طرح وہ پیپلز PTI کے اسد عمر کہہ چکے ہیں کہ جناب پہلے ہی قیمت بڑھا کے آپ نے بجلی کی جو ہے وہ کانٹریکٹ کر لیے, پھر جو ہے اس میں سے سبسڈی 3 روپے آپ نے پر یونٹ. تو اس میں جو مین یا کوئی فنڈامنٹل یا ریڈیکل تبدیلی نہیں ہے اسی ماڈل میں. اب مگر میں ایک اور بھی بات کہہ دوں کہ آج جس دور میں یہ آئے ہیں پاور میں, اور پچھلے دور میں جب پاور میں مسلم لیگ نون آئی تھی, اس وقت جو ہے بگیسٹ ایور بوم جو ہے تاریخ سرمایہ داری نظام کی سب سے بڑی بوم تھی. آج 2008 کے بعد ہم جو یہ کہہ رہے کہ ہم انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے تو ذرا مشکل لگتا ہے. کلاسا صاحب, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں پر اس بجٹ میں بوجھ ڈالا جائے گا. کیا مراد ہے ان کی؟ کیا اس سے پہلے بڑے لوگوں کی جو ساری ذمہ داری تھی عام عوام پر ڈالی جاتی تھی؟ بڑے لوگوں سے مراد کیا ہے ان کی؟ شاہجہ اس پہ تو میں کامنٹ کرتا ہوں. پہلے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. کل جب اسحاق ڈار صاحب نے لانچ کیا اکنامک سروے کیا ہے تو انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن ان کو یہ کہنا تھا کہ پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے کمپرومائز قسم کے بروزگاری کے فگرز دیے تھے. مطلب ہے کہ اب اگر ہم صاف بات کر لیں عوامی زبان میں تو جھوٹ بولے انہوں نے فگرز کے حوالے سے. یہ بڑا انہوں نے ایک لائٹ ٹون میں بات کی. بڑا انٹرسٹنگ سی چیز ہے پاکستان میں یہ فنانس منسٹری ہے یا فنانس منسٹرز ہیں, یہ ایک دوسرے پہ اس طرح کے بلیمز یہ شفٹ کرتے رہتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب 12 اکتوبر یہ 99 کی کو ہوئی تھی تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے پاس شوکت عزیز صاحب آئے تھے اور ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا ان دنوں میں. انہوں نے الزام لگایا تھا شوکت عزیز صاحب نے, جا کے IMF کو بتا دیا تھا کہ جو پچھلے معاہدے آپ سے کیے تھے اسحاق ڈار صاحب نے, جو آپ کو فگرز بتا کے گئے تھے, فجنگ کی تھی انہوں نے. فجنگ سے مراد انہوں نے آپ کو صحیح یہ پاکستانی اکانومی کے حوالے سے انہوں نے اعداد و شمار آپ کو نہیں بتائے تھے, اور پاکستان کو باقاعدہ کئی ملینز آف
डॉलर्स का इनको फाइन किया गया था पाकिस्तान को कि आपने हमारे साथ झूठ बोला है, हमें गलत फिगर्स दिए, हमारे साथ आपने एक तरह की फॉर्जरी की है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और थी, आप हमें कुछ और बता रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद इसहाक डार साहब की और ये शौकत अजीज साहब की पार्लियामेंट में कई दफ़ा हमने एक दूसरे पे क्रॉस टॉक देखी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम देखे और दोनों कभी उसमें से निकल नहीं सके। उन पर डार साहब पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, शौकत अजीज साहब। आज डार साहब वही जो इल्ज़ाम है लाइटर टोन में वो अपने जो उनसे पिछले रहे हैं वजीर खजाना मोस्टली हफीज शेख साहब थे, ज्यादा दौर उनका रहा है, तो वो उन पे कह रहे हैं कि बेरोजगारी रिलेटेड जो इनके फिगर्स है वो दुरुस्त नहीं थे। सो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि एक वजीर खजाना पे भी इल्जाम लगता है, दूसरे पे भी लगता है, तीसरे भी लगता है, ये पाकिस्तान के लोगों से भी झूठ बोलते रहते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी उनसे भी झूठ बोलते रहते हैं। और मुझे खुद याद है, एक मुझे इतराफ़ करने दे, हमने पूछा था उनसे शौकत अजीज साहब से कि आपने क्या हरकत की, अगर ये झूठ छुपा हुआ था तो हम ये रिपोर्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे आज तक याद है, तो हमने में से किसी ने पूछ लिया ये झूठ अगर छुपा हुआ था पाकिस्तान के मफाद में था तो आपने क्यों जाके IMF को बता दिया कि डार साहब आपको गलत फिगर देते रहे। तो मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बात सुने कर आपने इंटरनेशनल मॉनिटरी इंडस्ट्रीज के आप उनके साथ लैंडिंग एजेंसी के साथ डील करना है, झूठ के साथ कोई इकॉनमी आगे नहीं जा सकती, ये झूठ फिगर। और तीसरा उनका ये कहना था कि उनका अपना इंटरनल सिस्टम है IMF का चेक करने का, ये झूठ किसी न किसी स्टेज पे पकड़ा जाना था। सो बेहतर था कि हम खुद उनको बता देते कि ये फिगर जो आपके पास हैं ये आपके करेक्ट फिगर नहीं है। सो ये एक तरह का नया ट्रेंड सेट हो चुका है, पिछले 12 साल में देख लें, हम देख चुके हैं। हम जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ज्यादा ट्रेंड नहीं है इकोनॉमी को रिपोर्ट करने के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग तो होती है ओवरऑल आपको, लेकिन टेक्निकल आपको नो हो। ठीक है क्लासेस, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 500 अरब के गर्दिशी कर्जे 2 माह में खत्म करने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है, इसके छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। का साहब, गैर मुल्की कर्जे 14,000 अरब रुपए से ऊपर चले गए और अब ये इसहाक डार साहब कहते हैं IMF से हम फिर कर्जा लेंगे, कर्जे उतारने के लिए कहते हैं कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं, तो इसका मतलब है तो इससे IMF से तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। अच्छा, एक तो बड़ी सही उन्होंने बात की, फिगर फजिंग की बात करते हैं। कल इसहाक डार साहब ने खुद भी कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है हमें से खत्म करके तो क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश करेंगे आदाद शुमार की। मगर मैं IMF के हवाले से एक बात जरूर करना चाहता हूँ। क्वाइट रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जो यूनान का बेड़ा गर्क करने में जो मोस्टली हाथ है वो IMF का, और उन्होंने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में तस्लीम किया है। इसी तरीके से 2002 में इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने जिन आदाब को मद्देनजर रख के हमें पैसे जहां जहां ये गए हैं बर्बाद हुए। और ये याद रखें, कर्जा एक टूल है, वो जबरदस्ती तो नहीं देते, कर्जा वो जबरदस्ती तो नहीं देते जी, वो देते हैं जबरदस्ती। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं कि 70s की बात कहते हैं कि वो यहां लोगों को ढूंढते फिरते थे कि पाकिस्तानी रियासत को कहे हमसे कर्जा ले ले। दे आर सेलिंग मनी। जिस तरीके से एक सेल्समैन एक ये कप बेचने जाता है, वो पैसे बेचने आते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट है। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, ये पॉलिटिकल टूल भी है। जब आप इस वक्त $62 बिलियन का बोझ उन्होंने डाला हुआ है और इस वक्त सबसे बड़ी मद जो है 1150 अरब रुपया जो है आपने कर्जों की डेट सर्विसिंग में देना है, तो वो अब आपकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, फिर आपसे मर्जी के मुआहदे करवाते हैं, फिर जहां जहां आपके पास रिकोडिक है या आपके पास जो मिनरल्स हैं, तो ये एक तरीका कार है, बड़ा एलेबोरेट है। और इसके खिलाफ सिर्फ ये नहीं कि हम यहां तकरीर फरमा रहे हैं, वेस्ट में इन पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि यूरोप में जिन जिन मुल्कों में कोई तकरीबन 43 मुल्क ऐसे हैं या 34 गालबन मुल्क ऐसे हैं कि जहां जहां इन्होंने ऑपरेशन किया है वहां की आबादियों को बर्बाद इन्होंने किया। तो साहब, आप काजी साहब किस बात से इत्तेफाक करते हैं कि IMF ममालिक को ढूंढता फिरता है, वो जबरदस्ती कर्जे लेते हैं, ममालिक को जरूरत नहीं होती? काजी साहब की बात में कोई मेरा ख्याल पाकिस्तान की हद तक तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमतें ढूंढ रही होती हैं या लोगों को जेबें साफ़ करने के लिए, चाहे हमारे अपने हों या बाहर के हों। और जैसे डार साहब कह रहे हैं कि जी कर्जे आपने अदा करने हैं तो उसके लेने के लिए भी उनकी अदायगी के लिए भी आपको कर्जे चाहिए। वो जो गालिब का शेर है मेरा ख्याल है, क्योंकि शहरी से मुझे इतने ज़्यादा कोई है नहीं, कर्ज की पीते थे मैं और ये कमजोर सी रहती है। एग्जैक्टली मैं तवक्को कर रहा था काजी साहब के ये जरूर शेर आप इसका कम से कम हमें सुनाएंगे। रंग लाएगी हमारी हुकूमतों का हिसाब रहा है
اور آپ نے بڑی اچھی بات کی قاضی صاحب, اور یہ فگر بھی اسی بات کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے آرگومنٹ کو, کہ 70s تک بھٹو صاحب کے دور تک اگر آپ اٹھائیں, جو ایک دفعہ قومی اسمبلی میں کچھ پیپرز بھی سبمٹ ہوئے تھے کہ آپ 47 سے لے کے اب تک کتنے قرضے کس کس دور میں لیے گئے, تو آپ کے لیے اتنی خوفناک سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ بھٹو صاحب کے دور تک ایون جنرل ضیاء تک جو ہے اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے. جنرل ضیاء کے لیٹر جو پیریڈ تھا اس کے بعد قرضے آنا شروع ہوئے تھے. یہ میرا خیال ہے 70s زیادہ قرضے ہوں گے. ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوئے, پرٹیکولر جب آئی نا جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ہے اور ترقیاتی فنڈز کو کرپشن کے نام پہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا, پھر انہوں نے ورلڈ بینک سے پیسے لیے, پھر انہوں نے گرانٹ لینا شروع کی. جتنا قرضہ لیا گیا ہے آپ کے پچھلے 20-22 سالوں میں, آپ نے $60 ارب سے یہ زیادہ قرضہ لے گا جو آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں, مطلب یہ پاکستان کی آپ کی آبادی جو ہے اس وقت 14 سے 16 کروڑ ہوگی, میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں. اگر آپ کو 14 سے 16 کروڑ لوگوں پہ $60 بلین لگاتے, آپ کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نظر آتا. وہ چیزیں نظر آپ کو یہاں پہ نہیں ہیں. آپ کی بیوروکریسی پرٹیکولرلی, آپ کا کمیشن مافیا, آپ کے ٹھیکیدار, اب لون تو رہتے رہے یہاں پہ سڑکوں کے لیے, سکولز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, بجلی کے لیے, گیس کے لیے, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو. آج بھی سارے لوگ مانتے ہیں کہ آج میں اس کو دیکھ رہا تھا نیپرا کے چیئرمین کا بیان جو کل اس نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیا ہے, اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس نے کہا 40 بلین روپیز کی پاکستان میں آپ کی یہاں بجلی چوری ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہیں کہ آپ نے پیسے ریکور کرنے کی بجائے جو وہاں سے باہر سے پیسہ آ رہا تھا, آپ اس کے اگینسٹ آپ نے وہ کرنے شروع کر ایڈجسٹمنٹ. نان ترقیاتی بجٹ آپ نے اتنے بڑھا دیے کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ 10 سے آپ کا 20% رہ گیا, آپ کو 70 سے آپ کا 80% ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ چلا گیا. سو سارے قرضے اور ساری یہ چیزیں ہیں وہ نان ڈیولپمنٹ آپ کی سائٹ پہ زیادہ گئی ہیں. اور یہ رقم بائی دا وے ہم ادا بھی جتنا ہم نے قرض لیا ہے, جو ہم نے اس کی سروسنگ کی ہے, وہ اس اماؤنٹ سے زیادہ بن جاتا ہے جو ہم نے انٹرسٹ سے لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر اوپر سے خیر سے بڑی اہم بات ہے بجلی چوری کی. کل جب بات کی کلاسز آپ بھی کر رہے ہیں, 100 یونٹ میں سے 30 یونٹ چوری ہو جاتے ہیں, جو باقی بچتے ہیں ان پہ آپ کیا ڈیوائیڈ کریں گے؟ 30 یونٹ چوری ہوتے ہیں, اس کی پرائسنگ کو جو ہے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, ری وزٹ کرنے کی. وہ تو بڑھا ہی رہے ہیں. ابھی جب ہم آئیں گے نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ ان کو پیسے پورے کر کے دے, یہی اب ہماری پالیسی ہے کہ ان کو جی پیسے پورے کر کے دے دیں. ابھی کوئی اور سٹرکچرز کو ری تھنک نہیں کیا جا رہا. تو میرے خیال میں اچھا یہ بتائیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب اس وقت 8.9 کی قابل شرم حد تک ہے. اس شرح کو بڑھایا کیسے جائے؟ وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں کہ اسے 14% تک بڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ پاسبل ہے؟ جی وہ کچھ کمپلسری کر رہے ہیں جی کہ ریٹرن سارے فائل کریں, اس قسم کی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا ابھی فی الحال جو محصولات میں اضافے کی بات ہے نا, وہ تو آپ کی بجلی جس طرح انہوں نے کہی کہ جب مہنگی کریں گے. اس کے بعد ایک اور بھی مادہ ہے جس پہ ذرا وہ تھوڑا سا بہت زور دے کے بات نہیں کر رہے, کہ جو ایس او ایز ہیں, جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ٹھیک نہ ہوئی تو یہ میرے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو بیچ کے بھی ہم پیسے پورے کریں. تو نجی اور بیرونی سرمایہ کاری کیسے ہوگی یہاں پہ؟ بیرونی اور نجی سرمایہ کاری تو چائنا میں نہیں ہو رہی. چائنا میں جو ہے اس وقت گروتھ ریٹ ریوائز کر کے 7.75 کیا تھا, آئی ایم ایف نے پھر نیچے لے آیا. انڈیا جو بہت بڑا معاشی معجزہ آپ کہتے تھے, وہ 4.5 پہ ریل اسی شرح ترقی. تو ایک بڑی مشکل انٹرنیشنل اور لوکل اکنامک انوائرمنٹ میں یہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. بہرحال کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں کہ آج جب ٹیکس پیش کیا جائے گا, کچھ امکانات ہیں کہ ود ہولڈنگ انکم ٹیکس میں سے 1.5% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. تعلیمی اداروں کو بھی قائد صاحب ٹیکس کے دائرے میں لانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بجٹ میں جو بوجھ ہے بڑے لوگوں پر ڈالا جائے گا. بجٹ خسارہ 4.7% سے زیادہ رہے گا. جی انہوں نے کہا ہے امکانات ہے, بالکل. لیکن بڑے لوگوں پہ کیسے ڈالا جائے گا؟ کلاسز صاحب آپ اس کا ذرا جواب دیں, کیسے بوجھ ڈالا جائے گا؟ آج تک تو ڈالا نہیں گیا. یہ مشکل ہوگا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ڈار صاحب کہہ تو رہے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی جو سپورٹ ملی ہے ڈار صاحب کو, وہ موسٹلی آپ کے اربن ایریاز سے زیادہ ان کو سپورٹ ملے. ووٹ بینک ان کا اربن ایریاز کا, ٹیکسٹائل اونرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں یا آپ کی تاجر کلاس ہے شہروں میں. اور تاجر کلاس جو ہے پاکستان کی معذرت کے ساتھ وہ کچھ دینے پہ نہیں کچھ لینے پہ بلیو کرتے. جتنے بھی بینکوں کے قرضے معاف کیے, 250 ارب روپے کے قرضے کو, اب قرضوں معافی کی لسٹ جو سپریم کورٹ میں 3-4 سال سے پڑھی ہو, پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں آپ کے 99% سارے لوگ آپ کا تاجر طبقہ ہے, آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ کے شوگر ٹیکونز ہیں, یہ لوگ ہیں, وہ دینے کو تیار نہیں ہیں, وہ پیسے آپ سے لینے کو تیار ہیں. اس لیے بڑا ٹف فیصلہ ہوگا میاں صاحب کے لیے, ان کی حکومت کے لیے, کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ ان پہ جائیں. اب آپ ہوٹلوں پہ جائیں, وہ آپ کو بل دینے کو, آپ کو بل تو دیتے 500-600 روپے, اس میں آپ کا سیلز ٹیکس اس میں شامل ہوتا ہے. وہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہونی, اپنی جیبوں میں رکھ لیں. اس سے موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے دیکھیں جو آپ کے پروفیشنلز ہیں, آپ کے وکیل ہیں, وہ آپ کو ٹیکس دینے کے لیے وہ آ کے رجسٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹرز پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی تھی, انہوں نے ہڑتال کر دی تھی. اس ملک میں کوئی ٹیکس دینے کا
ना कल्चर है ना रिवाज है। वही लोग टैक्स दे रहे हैं जिनकी आउटसोर्सिंग हो रही है। आपकी मेरी तनख्वाह में से कट जाए तो फिर तो ये ठीक है, हम टैक्स दे देते हैं, अदरवाइज ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए, डार साहब के लिए, कि बड़े लोगों की बात करना बड़ा आसान है कि मुश्किल काम है। कॉलर है फैज इकबाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा काजी साहब से और क्लासा साहब से एक सवाल है कि ये डॉक्टर्स हैं जो डेली 100 200 पेशेंट चेक करते हैं और एक एक पेशेंट की फीस 1000 रुपए होती है, तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए एक रात में कमा रहे हैं, क्या उन पे कोई टैक्स नहीं लग सकता? और सेकंड बात ये है कि मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, अगर मैंने किसी बैंक का 30-35 हज़ार देना है तो मेरे गेट के ऊपर पुलिस भी आ जाती है, बैंक की गाड़ी भी आ जाती है, और जो अरबों खरबों हजारों करोड़ों रुपए माफ करा के बैठे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लागू हो सकता, कोई कानून? बहुत शुक्रिया फैज आपका। जी काजी साहब आप पहले। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोफेशनल ग्रुप्स जो हैं ये टैक्स नेट में नहीं है, ना वकला आते हैं, ना डॉक्टर्स आते हैं, और बेसिकली ये जो आपका टैक्स का निज़ाम है इसमें बेपनाह करप्शन FBI खुद एडमिट करता है 500 से 1000। और कुछ जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इकोनॉमिस्ट लाइक डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी वगैरह, वो जो फिगर्स देते हैं वो तो स्टैगरिंग है, वो तो माइंड ब्लोइंग है कि ये कितना जो है टैक्स यहाँ पे चोरी किया जाता है। मगर बात कि मुश्किल फैसला और आसान फैसला जो मैं क्लासर साहब कहता हूं, आसान फैसला यही है कि इनडायरेक्ट टैक्स डाल दें, आप जो है सेल्स टैक्स बढ़ा दें, लोग दे देंगे आराम से, वहां से जो आएगा ले लेंगे। साहब आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बात ये काजी साहब की बिल्कुल इनसे मैं एग्री करता हूं कि इस मुल्क को चलाया ही आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से है। अब जैसे आपने उसमें सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया, आपने दूसरी गाड़ियों की आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, आपने सिगरेट पे लगा दी जैसे आज भी आ रही है, आपने इस तरह के कॉस्मेटिक स्टेप्स लेके अब पैसा ले लेते। पेट्रोल को जैसे आपने डीरेगुलाइज करके सबसे ज्यादा वहां से पैसे कमा रहे हैं और 30 से 35 रुपए पर लीटर आप टैक्स ले रहे हैं लोगों से। लोग बड़े खुश हैं कि मेरी शायद हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है 2-3 चीजों पे कि टैक्स तो उनकी जेब से जा रहा है, ये भूल जाएं कि कोई आपको आसमान से मनो सलवा उतर रहा है और आपकी पेमेंट्स हो रही हैं और आपके खर्चे हो रहे हैं। खर्चे जो काजी साहब का बड़ा फेवरेट कोट है, हु विल फुट द बिल, बिल तो ये आवाम ही दे रहे हैं, इन्होंने पैसे देने हैं, इसलिए जहन में रखें। एक और सवाल आपसे, बिल किस चीज का दे रहे हैं? बिल दे रहे हैं सेहत की सहूलतों की अदम जो है दस्तयाबी, बिल दे रहे हैं 18 घंटे की लोड शेडिंग का। भाई हमसे पैसे ले लें भाई, उसके बदले भी तो कुछ दे, तो सही कुछ तो दे। इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है जिस पे फोकस करने की जरूरत है, मेरा ख्याल मीडिया को भी और सिविल सोसाइटी को भी दबाव बढ़ाने की जरूरत है, वो रूलिंग एलीट पे है। ये अपना कंडक्ट ठीक करें, अपना वे ऑफ लाइफ ठीक करें तो लोग आपको कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो। पाकिस्तान के लोग बड़े दिल के ये खुलेंगे, आपको याद होगा कर्ज उतारो और मुल्क समारोह के लिए लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने अपने पॉकेट्स मनी तक दे दी, जेवरात तक दे दिए, लोगों ने अपनी बैंक की सेविंग दे दी थी, उसमें आपको याद हो अरबों रुपए उन्होंने इकट्ठे किए थे। देखें एक बात आखिर में, आप जरा उनको जरा उनको थोड़ा सा जेस्चर तो दें, उनके पैसे का मिस यूज नहीं होना चाहिए। देखिए न्यू लिबरल यूज अरबों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले लेते हैं आप, सर अरबों की ले लें, सिक्योरिटी के लिए आपने उसमें न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में अगर यूरोप फिक्स नहीं हो सकता, अगर यूनान फिक्स नहीं हो सकता, अगर यूनान, मैंने ये जो कल स्टोरी की थी कि जनाब यहाँ पे रेवोल्यूशन एक दिन में आ सकता है, ये जर्मनी का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, तो आई थिंक हमें अब ये मान लेना चाहिए कि इस निज़ाम में, इस जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, सरमायादारी निज़ाम की जो ये ब्रांड है, ये बड़ा सीरियस क्राइसिस में है। और सिर्फ यहाँ नहीं है, यूरोप से लेके अमेरिका तक हर जगह पे है। तो मेरे ख्याल में देखें आने वाले दिन तारीख को कैसे और हम ये कह सकते हैं कि मौशी अहदाफ के उसूल में सबसे बड़ी जो नाकामी है वो बिजली और गैस का बहरान है। जब तक ये बहरान हल नहीं होंगे हम अपने जो मौशी अहदाफ हैं उन्हें हासिल नहीं कर सकते। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फैसलाबाद में कल जिस तरह से पुलिस ने तशद्दुद किया, क्या उन एहलकारों को मुअत्तल करना सिर्फ काफी है? इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मुल्क भर में बिजली का जो शॉर्टफॉल है 5600 मेगावाट तक जा पहुंचा है और इस वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से लोग मुश्ताइल हैं। हर जगह पर एहतजाज किए जा रहे हैं। कल भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए। सक्कर, खानेवाल, इस्लामाबाद, सवात और फैसलाबाद की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे कि कल पुलिस सारा दिन वहाँ पर क्या करती रही। सक्कर से हमारे नुमाइंदे एकर रिजवी हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। एकर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि बहुत ज्यादा मुजाहरे होते रहे, कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है सक्कर में?
खानेवाल से हमारे नुमाइंदे साजिद परवेज भी हमारे साथ लाइन पर हैं। पहले उनसे बात करते हैं। साजिद, खानेवाल में कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है? जी, खानेवाल में हर घंटे के बाद 6 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। हर घंटे के बाद 6 घंटे कह रहे हैं आप? जी, हर घंटे के बाद 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और ये बदतरीन लोड शेडिंग है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है। जी, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है। लोग पानी पीने को तरस रहे हैं, यहाँ पे पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, बच्चे बिलखते हैं। आखिरकार कल तंग आकर सैकड़ों लोग निकले हैं, रोड पर आए हैं। लाहौर मोड़ पर आके उन्होंने मुल्तान से जो लाहौर जा रहा है उस रोड को ब्लॉक किया। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है साजिद? वहां पर वहाँ लोग वो जो नलके लगे हुए हैं बाहर, वहां जाकर लोग जो है ना वो पानी भर के लेके आते हैं। सिर्फ पानी पीने पे वो गुजारा करते हैं। जानवरों का भी इधर बेहाल है। यहाँ खानेवाल में ये भी मैं बताता चलूं कि पिछले साल जून में ही यहाँ पर हंगामे हुए थे, उस वक्त भी इतनी लोड शेडिंग नहीं की जा रही थी। अच्छा साजिद, कुछ अंदाजा है कि कल क्या दर्जा हरारत क्या था वहां पे? कल क्या गर्मी की क्या पोजीशन थी खानेवाल में? यहाँ 47 के करीब जो था वो जी दर्जा हरारत था खानेवाल में, और हबस बहुत ज्यादा थी और बहुत गर्मी थी। लोग बहुत सताए हुए थे, लोग बहुत तंग थे। ताजर तंजीमों ने भी कल इजलास बुलाए थे कि अगर यही सूरत रहती है तो हम अपने एहतजाज का दायरा जो है ना वो वसी करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है? हॉस्पिटल में बिजली वगैरह आ रही है? सिर्फ इमरजेंसी में बिजली दी जा रही है जनरेटर के जरिए, बाकी जो है वहां पे बिजली नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी का जो एरिया है वहां पे बिजली दी जा रही है। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। 1 घंटे के बाद 6 घंटों की लोड शेडिंग, जून की गर्मी, 6 घंटों की लोड शेडिंग और ऊपर से पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, अस्पतालों में बिजली, तो लोग एहतजाज नहीं करें तो क्या करें? और जब एहतजाज करें फिर पुलिस आप पर डंडे भी बरसाती है, लाठियां भी बरसाती हैं और पुलिस के तशद्दुद का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। सक्कर से हमारे नुमाइंदे हैं एकर लाइन पे, हम कोशिश करेंगे। फैसलाबाद से मोहिउद्दीन। एकर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। एकर, सक्खर में लोड शेडिंग की जरा सूरत हाल बताइए। जी शादी, यहाँ पे सक्खर में भी सूरत हाल इसी तरह से कि यहाँ पे तकरीबन दिन भर में 24 घंटे के दौरान जो है 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुख्तलिफ वक्त में 1 घंटे की लाइट आती है, कभी कभार 2 घंटे की लाइट भी आ गई तो शहरी खुश हो जाते हैं। बाकी उसके बाद जो है वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की बिजली गायब रहती है। तो इसलिए से काफी मुश्किलात का सामना है शहरियों को। और यहाँ पे सूरत कुछ इस तरह से भी है कि ये शहर अब चाहे लबे मेरान कहलाता है, दरिया सिंध के किनारे पे कहलाता है, मगर जो है उसकी सूरत यहाँ पर पानी की किल्लत है। शहर पर 75% हिस्से में पानी नहीं पहुंच पा रहा बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। ठीक है, शहरियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब जी हाँ, पूरे मुल्क में एक सी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया एकर रिजवी आपका। मोहिउद्दीन है हमारे साथ लाइन पे। मोहिउद्दीन से हम कोशिश करेंगे बात करें, लेकिन इसमें मैं एक जो पॉइंट फैसलाबाद की सूरत हाल पे मैं बात करना चाहूंगी। ये एक तो अगर कल की फुटेज हम देखें ना तो वो देखें कि औरतों के कपड़े तक फाड़े गए वहां पे। तो ये जुल्म, ये आपको पता है इसकी सजा पाकिस्तान के कानून में, वैसे कोई कानूनदान अगर हमारे साथ होते तो ये इसकी बदतरीन सजा है, यानी इसकी कैपिटल पनिशमेंट होती है। तो ये जो हुआ है और ये गवर्नमेंट को इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रही है शुरू के दिनों में, तो ये गवर्नमेंट क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि नहीं आने वाली हुकूमत? बिल्कुल। क्लासा साहब, आपने कल देखा फैसलाबाद में पुलिस ने जो किया, घरों में से लोगों को निकाल कर औरतें और बच्चों को सब पे तशद्दुद किया गया। कल औरतों के कपड़े फाड़े गए और जवाब में क्या जी 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। काफी है इतनी कार्रवाई? पाकिस्तान के कल्चर में तो ये बहुत बड़ी की कार्रवाई है जो उन्होंने किया, 5 को मुअत्तल किया है। अब दुनिया भर में आप देखें कि जब इस तरह के राइट्स होते हैं उसके स्पेशल फोर्सेज होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, जिनको बताया जाता है कि इस तरह जब मुजाहरे शुरू हों आपने हैंडल कैसे करना है लोगों को, उनको मारना कैसे, अगर मारना भी है आपके लिए 100 किस्म के तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने गन उठानी और फायरिंग शुरू करनी है, लाठियों से मारना है। आप वाटर कैनन यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। ये हम किसी कोई पसमानदा शहर की बात नहीं कर रहे, फैसलाबाद की बात कर रहे, जिसको आपने और हमने उसमें टेक्स्ट बुक में पढ़ा हिस्ट्री में कि ये उसका मैनचेस्टर का वो है, ये सनती भाई का दर्जा दिया है। आप कभी वहाँ मैनचेस्टर जाएं उसको देखें और कभी फैसलाबाद को देखें जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता रहा है। और जब मैं वहाँ पे मैनचेस्टर गया था तो मेरी आंखें वहाँ पे आप कह सकती हैं वो होने वाले हैरत से, क्योंकि मेरे जहन में तो वो था, उसका नक्शा था, फैसलाबाद का नक्शा था। आपके पास फिर बात हो, गुस्ताखी हो जाएगी थोड़ी सी, बहुत सारे ये नाराज हो जाएंगे। 5 साल रहे हैं आपने पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई, आपने इनको मराद दी और ये कहा, बड़े नारे लगे थे, ढोल बजे थे कि पुलिस की आपने सैलरीज बढ़ा दी। कुछ थोड़ी सी इनको ट्रेनिंग भी दे देते, कोई थोड़ा सा इनको जदीद तरीकों से जो आप लोग सड़कों पे आते हैं उनको मैनेज करने का बता दें। और जिस बुरे तरीके से कल आपने
बुरे तरीके से औरतों को मार रहे थे। अच्छा, उन लोगों के वैल्यूज़ का तो देखें, पुलिस वालों को वैल्यूज़ देखें। अगर आपने, और जिस तरह वहाँ ये चढ़ रहे थे, अभी मैं फुटेज देख रहा था, उस पर एक घर की दीवार फैलान रहे थे, मुझे तो PTV के मनाजर याद आ गए 12 अक्टूबर 99 के। मतलब आपके यहाँ कोई कल्चर बदला नहीं है, आपके यहाँ कोई आपको चीज़ नहीं बदली कि जिस तरह लोगों के घरों में आप दाखिल हो गए। अब जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे, उनका क्या कसूर है? अच्छा, फिर शैलिंग आप कर रहे हैं इतनी गर्मी में ऑलरेडी। सो ये पुलिस कल्चर और माजरत के साथ पंजाब की पुलिस बदनाम ज़माना पुलिस है। अभी आपको कंपैरेटिवली दूसरे सूबों की पुलिस कुछ थोड़ी सी महजब लगती है, बेहतर लगती है। अब जरा इनको किक्स मारते देखते हैं जैसे मुकाबला हो रहा हो। तो जो इनका असल काम था टेररिज्म रिलेटेड, पीस रिलेटेड, ये तो वो कर नहीं सके, अवाम हथे चाड़ के उनको मार रहे हैं। और ठीक है, फैसलाबाद के लोगों को भी थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहिए कि वो जो ये पिछले उससे रजीम से तंग थे, नया रजीम दोबारा आ गया है, तो वो सारा जो कुछ उनके साथ हो और अब स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। ये घरों में दाखिल होना, मेरा ख्याल है वहाँ के DPO के खिलाफ कार्रवाई पर्चे होने चाहिए थे, वहाँ का CPO के खिलाफ होना चाहिए, अगर मुमकिन हो, जो कि मुमकिनात में होना चाहिए। इस पे जो IG पंजाब है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें होती नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट, ज़बानी कलामी रिपोर्ट मांग ली जाती है और नोटिस दे दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कुछ देखने में नहीं आता है। फैसलाबाद से शहरोज बाद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहरोज, जितनी मजम्मत की जाए, कल फैसलाबाद में जो पुलिस ने किया वो इंतहाई कम है। इस वक्त वहां पर लोगों का रद्द अमल क्या है कल की सारी सूरत हाल के बाद, और क्या इसके बाद कोई मजीद कार्रवाई हो सकती है? जैसा कि क्लासर साहब भी कह रहे हैं कि IG के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, GPO के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर। देखिए शायद यकीनन जो कुछ कल हुआ है वो बहुत ज्यादा काबिल मजम्मत है। कल हम सारा दिन उसको कवर करते रहते हैं, 10 घंटे से जायद का हमने इसको कवर किया है, और ऐसे लग रहा था जैसे ये फैसलाबाद का जो इलाका है, थाना बलोचनी का इलाका, मैदान जंग बना हुआ था, और जो पुलिस थी मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही थी। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों से भी जो है नफरत तलब कर ली गई थी। अगर ये मुज़ाकरात कर लिए जाते तो यकीनन ये सब कुछ ना होता, जबकि वहाँ पर SSP ऑपरेशन है, वो वहाँ पर मौजूद रहे हैं, अपने मौजूदगी में उन्होंने सारा ये ऑपरेशन बुक करवाया है। लोगों के घरों में जो पुलिस है वो गई है, उन्होंने जाकर खवातीन पर तशद्दुद किया है, लोगों को तशद्दुद करके घरों से निकाला है, बल्कि तमाम सूरत हाल उस वक्त खराब हुई है जब ये पुलिस घरों में दाखिल हुई है। अगर पुलिस घरों में दाखिल ना होती तो यकीनन लोग इतने ज्यादा मुश्तिल ना होते, और जो एहतजाज था वो जो अपने टाइम से खत्म हो सकता था, मुज़ाकरात के जरिए। आज अच्छा शहरोज, ये बताइए मुख्तसरन आज क्या जमीन पे सूरत हाल, आज अमन अमान बहाल हुआ है और कुछ अशकशोई हुई है लोगों की या नहीं? देखिए कलाम साहब, अभी तक तो जो सूरत हाल है वो लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि कल जो एहतजाज था वो मुज़ाकरात के जरिए खत्म नहीं हुआ था। कल जो एहतजाज खत्म हुआ था वो बारिश की वजह से हुआ था, लोग बारिश की वजह से जो है वो बिखर गए थे। तो आज कोई फिर एहतजाज की कोई एहतजाज का एहतमाल तो नहीं है? यकीनन आज भी लोग इकट्ठे होंगे, आज भी एहतजाज होगा, और आपने जैसे फरमाया कि ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, CPO के खिलाफ होनी चाहिए थी, DCO के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि सिर्फ चंद कांस्टेबल जो है उनको मुअत्तल किया गया, जबकि ठीक है। बहुत शुक्रिया शहरों से बात आपका। हम वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ काजी साहब, मेरा आपसे सवाल है, काजी साहब से, शाजिया मेरा भी सवाल है काजी साहब से, कि पहले हम देखते थे पिछले रजीम में शहबाज शरीफ साहब खुद जाकर लोड शेडिंग के मुजाहरों में शरीक होते थे, फैसलाबाद से स्वीप किया है, उनको 6 सीटें मिली हैं। कल हमें शहबाज शरीफ साहब उसमें नजर नहीं आया, मुजाहरे में जाना चाहिए था, थोड़ा सा लोगों के साथ उनको सॉलिडेरिटी। एक तो बात ये भी है, और दूसरी बात ये है कि ये जो हैंडल कर रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बड़ी आसानियां पैदा कर देंगे इस नई गवर्नमेंट के लिए, द वे दे आर हैंडलिंग दिस। इस प्रॉब्लम ने रहना है और बढ़ना है, और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है ये। हाँ, एक दिन नहीं गुजरा, 2 महीनों का वादा किया है उन्होंने। बहरहाल का साहब, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से हम यही अपील। शाजिया जी एक लास्ट कमेंट, कम से कम मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद के लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये डिजर्व नहीं करते थे। उन्होंने इनको पीपल्स पार्टी के पास पिछली दफा 6 सीटें थी फैसलाबाद डिवीजन से, इसकी दफा उन्होंने सारी की सारी ये सीटें नवाज लीग को दी हैं। कोई लीडर वहां पे नजर नहीं आ रहा था, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। उन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, एतमाद किया कि आप शायद आकर डिलीवर करेंगे। इनकी लीडरशिप को नजर आना चाहिए था, MNS को नजर आना चाहिए था, इनके मिनिस्टर वहां से हैं, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पे है। 8-10 घंटे तक वहां पे मार कुटाई होती रही, लोगों के घरों में जाकर उन्हें बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, और कोई लीडर आपको नजर नहीं आ रहा। ये फैसलाबाद के लोग ये ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। हम अपील करेंगे मियां शहबाज शरीफ से कि आपने पंजाब पुलिस की तनख्वाहें भी बढ़ाई, उन्हें मराद भी दी, लेकिन इन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे दें कि ऐसी सूरत हाल में लोगों को वैल्यूज भी बता दें थोड़ी सी, और सिर्फ ऐसी सारी सूरत हाल में मुअत्तल करना काफी नहीं है, कोई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशली जो औरतों के कपड़े फाड़े गए और घरों के अंदर से निकाल कर लोगों को मारा गया, सिर्फ मुअत्तल करना काफी नहीं है, इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्लासर साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। पहली खबर हमारे साथ जो शेयर कीजिए वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन। ये शाहजहां, हमने दुनिया न्यूज़ का प्रोग्राम था, टीवी का क्यों प्रोग्राम थे, तो उसमें हमने ब्रेक किया था स्कैंडल, उसकी कंटिन्यूएशन थी कि
अंजुम अकील साहब ने जो 6 अरब रुपए का फ्रॉड किया था नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साथ, उसको कैसे इन्होंने जाके 2 करोड़ रुपए में सेटल किया। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर नोटिस लिया, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ये खुफिया दस्तावेजात थी वो भी मैंने वहाँ प्लेस की। अब उसके बाद उन्होंने जो टॉप गन्स हैं जिन्होंने उस ये डल्टी डील में शामिल थे उन सबको बुला लिया चीफ जस्टिस साहब ने। ख्वाजा सदीक अकबर साहब थे, उनको बुलाया गया, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं वज़ीर आज़म खोसो साहब के, वो उस डील में शामिल थे। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी थे बिन जमीन साहब, एक हनीफ जोया साहब थे वहाँ पे, उनको बुलाया। ज़ैद महमूद साहब थे एमडी थे, कि जिन्होंने 4 बिलियन रुपीज़ की लायबिलिटीज़ जो देनी थी ये अंजुम अकील ने उसको 2 करोड़ में सेटल किया। इंटरेस्टिंगली जो उसमें चीज़ें अब सामने आ रही हैं, प्लाटों की लिस्ट वहाँ पर पेश की गई है कि लीगली तौर पर एक प्लाट आप ले सकते हैं इस्लामाबाद में अगर आपके पास कोई प्लाट नहीं है। तो ये पता चल रहा है कि जो आईजी रहे हैं, जो मैनेज करते हैं नेशनल पुलिस फाउंडेशन के, उन्होंने 2 खुद भी लिए हैं, 3 बीवियों को लेके दिए हैं, 4 बच्चों को भी लेके दिए हैं। उसकी लिस्ट भी आज रोजनामा दुनिया में हमारे एक रिपोर्टर ने छापी हुई है, वो बड़ी पढ़ने से आपका ताल्लुक रखती है। और जो बात सबसे ज्यादा स्कैंडलाइज कर रही हो, चीफ जस्टिस साहब बार बार वो बात कह भी रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, कि आप जो ईंट भी उठाएं तो नीचे से कोई ना कोई आपको करप्शन का स्कैंडल आपको मिलता है। और सम टाइम लगता है सारे लोग मिल चुके हैं, जो डिटेल्स वहां पे आपके सामने पेश आ रही है, और आपको फील होता है कि इन लोगों का कोई भी वहाँ पे ये कंसर्न नहीं है। लास्ट पेशी पे जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो चीफ जस्टिस साहब और मैं बाकायदा हम उस पर आर्गू कर रहे थे कि इसको नुकसान कितना हुआ नेशनल पुलिस फाउंडेशन को, और नेशनल पुलिस फाउंडेशन वाले डिफेंड कर रहे थे कि जो हमने 4 अरब रुपए का अपना नुकसान किया वो ठीक किया है। उसमें चीफ जस्टिस ने बाकायदा सनाब किया कि खुदा का खौफ करें, मैं और मेरी तरफ इशारा करते हैं कि ये आपको पैसे बचा के देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं कि हमने जो डील की अंजुम अकील साहब के साथ जो 4 अरब रुपए को 2 करोड़ में बदला है वो ठीक बदला है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज वहां पे हुई है कि इसमें वो लोग भी सामने वहां पे पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हनीफ जोया साहब के बारे में आ रहा है, जिन्होंने पूरी डील के कंट्रैक्ट पे मुलाजिम थे, रहमान मलिक साहब इनको लेके आए, उनको टास्क दी गई थी कि आपने ये 4 अरब रुपए की डील जो है 2 करोड़ में करनी है। उनके भी प्लाट उन्होंने अभी अभी ले लिए हैं। 2-4 और बड़े पावरफुल लोगों के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने अभी वहां नेशनल पुलिस फाउंडेशन में अपने प्लाट ले लिए, और ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन बनी थी पुलिस वालों के लिए सर, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को भी नवाज दिया, अपने बच्चों को भी नवाज दिया। बड़ी हैरानी की आपने गैर पुलिस वालों को दे दी। मतलब मैं जाके ले लूं, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, काजी साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी बड़ी अहम खबरें आज। मैं एक तो शादी मैंने आज इंडिया में देख रहा था कल, एक केरला एक उनकी बड़ी स्टेट है, कुछ 3-4 करोड़ की आबादी है वहाँ पे, और वहाँ पे हमेशा लेफ्ट की गवर्नमेंट रही है, जो सो कॉल्ड जो 2 नंबर लेफ्ट होता है। तो मैं देख रहा था कि उसमें तकरीबन 50% मर्द जो हैं, क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक अजीब रस्म है कि 15-16 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है, और शादी के फ़ौरन बाद या तो उसके जेवरों से वो वीज़ा ख़रीद के उधर चले जाते हैं, या फिर जो है वो ऑलरेडी वहाँ से आए होते हैं, तो फिर वो सालों की एक सेपरेशन होती है। तो उसके बाद वहाँ पे ना एक गल्फ सिंड्रोम नामी उन्होंने कहा एक बीमारी औरतों में ख़ास तौर पे डेवलप हो गई है, और सोशल कई प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तो मैं इसलिए मैंने स्टोरी को सिलेक्ट किया कि ये जैसे आप सोने की चिड़िया कहते थे, ये सब कॉन्टिनेंट सोने की चिड़िया था, जहाँ से इन्वेडर्स आया करते थे इसकी दौलत के बायस, और आप चंद हज़ार रुपये के लिए ये जो अशर उनका वहाँ मिडिल ईस्ट में जाके होता है, जिस किस्म की वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे हैं, जो राइट्स उनके, वो एक अलग कहानी है। तो ये जो हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं हम इंडिया को, और हम ये देखते हैं कि जी न्यू लिबरल जो इकोनॉमिक्स वो वहाँ लेके आए हैं, और उसके बाद वहाँ पे जी बड़ा जमहूरियत का तसलसल भी रहा, बड़ी अच्छी बात है तसलसल रहा, लेकिन जो अजियत और गुर्बत का तसलसल है वो सिर्फ रहा ही नहीं है, वहाँ बड़ा है। और अब इस लेवल पे चला गया कि अगर अभी मैं जो आप काजी साहब जी सर काजी साहब से एक शायद मैंने पूछना था, इन्होंने बड़ी एक टर्म अभी यूज किया है कि 2 नंबर लेफ्ट। तो काजी साहब जरा ये मेरी एजुकेशन के लिए बता दें, 1 नंबर लेफ्टिस्ट कौन होते हैं और ये 2 नंबर लेफ्टिस्ट कौन होते हैं, जो आपने अभी कहा कि 2 नंबर लेफ्टिस्ट है वहां पे। मैं जरूर हर चीज जो है वो 2 नंबर भी, अब ये तो एक इस्तेलाह बन गई है यहाँ पे, मैं बल्कि आपको क्या ये अब मैं वक्त कम है, मगर मैं किसी भी जगह जाएं तो आपको 1 नंबर 2 नंबर तो अब बाकायदा पूछते हैं। मैं एक दफा इधर KPK में एक दोस्त ने सिगरेट खरीदने थे, तो उन्होंने ब्रांड कहा कि जी ये सिगरेट हैं, तो उसने कहा कि जी कौन सा चाहिए, 1 नंबर या 2 नंबर, उन्होंने कहा
مجھے 1 نمبر چاہیے، تو اس نے کہا آگے والے سے لے لو. تو حضور یہاں پر تو یہ عالم ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا کسی 1 نمبر نظام کی تلاش میں ہے. جب تک وہ 1 نمبر نظام نہیں آتا ہمارے لوگ سفر کرتے رہیں گے. میں نے اس لیے آج اس کو شاذ کیا. ٹھیک ہے کلاسر صاحب آپ بڑا اچھی ٹرم تھی. آئی انجوائڈ اٹ. بالکل بالکل. اچھا کلاسر صاحب آپ ذرا بتا دیں کہ جو ہمارے نئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کیا نئے سٹیپس لینے جا رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے کچھ سکینڈلز تھے ان کے خلاف کچھ کریں گے؟ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے اتنی آسان ٹاسک نہیں، اگرچہ وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، جوان ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا بھی ہے وہ کچھ کر لیں گے جتنا میں تھوڑا سا ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. لیکن خواجہ صاحب کے لیے یہ وزارت جو ہے بہت مشکل ہے. ان سے میری بات بھی ہو رہی تھی ٹیلی فون پہ، تو میں نے یہی کہا کہ میں تو کہنے لگے بہت بڑے بگ چیلنجز ہیں. میں نے کہا جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اتنا بڑا رسپانس ہوتا ہے. آپ پاس موقع ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کا، پرفارم کرنے کا. اگر لالو پرساد وہاں پہ کر سکتے ہیں بھارت میں، وہ پوری ٹرین کے سسٹم کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں جو 1.5 ارب سے زیادہ پاپولیشن کا ملک ہے، تو آپ کے پاس زیادہ بہتر چانس ہے. لیکن ان کے لیے جو پرابلم آنے والے ہیں سب سے بڑے اتنے ریلوے میں یا سکینڈلز آئے ہیں پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں. مجھے تو نہیں لگتا کسی اور وزارت میں اتنے سکینڈلز ہوں گے. جو سب سے زیادہ بڑا سکینڈل جو میرا خیال ہے ان کا انتظار کر رہا ہے، اس پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کابینہ میں جائے گا، وہ ایشو ہے، وہ ہے 10 ارب روپے کا ایک سکینڈل ہے جو کہ پچھلی حکومت نے سائن کیا تھا کنٹریکٹ یہ چائنیز کے ساتھ. اور اس میں جو انہوں نے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی ریلیٹڈ ایشوز اٹھے تھے پرٹیکولرلی جو یہ ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب ہیں، تو یہ جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وہ سکینڈل بیسیکلی ڈگ آؤٹ کیا تھا کہ کیسے چائنا کے ساتھ آپ نے بغیر آپ نے کی جو آپ کے پیپرا رول سے ان کو فالو کیے بغیر ڈیل کی تھی. اور آج ہی خبر ہے کہ اس نے چائنیز کمپنی کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو سکینڈل ہے اس پہ کیا یہ موجودہ حکومت فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. آپ نے ان کو آلریڈی پاکستان $15 ملین کی ادائیگی کر چکا ہے چائنیز بینک کو، اور اس پہ روزانہ کا جرمانہ پڑ رہا ہے پاکستان کو. 1.5 لاکھ روپیہ روز کا ہم جرمانہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ لون جو تھا اس کو ہم نے یوز ہی نہیں کیا. ابھی تک حکومت پاکستان نے ان کو اجازت نہیں دی. انہوں نے لون ان سے جا کے ڈیل کر لی، لون اپروو کر لیا، لیکن لون لے کے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. اب جو بینک چائنیز بینک ہے وہ روزانہ پاکستان کو چارج کر رہا ہے $1400 کا روزانہ کا آپ کو جرمانہ پڑ رہا ہے، جو جا کے بنتے آپ اس میں دیکھ 45,000. اس کا مطلب بہت بڑا چیلنج ہے خواجہ سعد رفیق کے لیے. اس میں جو بڑا چیلنج ہے سعد رفیق صاحب کے لیے کہ اگر وہ حاجی غلام بلور صاحب کا نام اس میں آ رہا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے ساری وہ ڈیل کی تھی، انہوں نے پیمنٹس کی اپروول انہوں نے دی تھی جو نہیں دی جانی چاہیے تھی، ایڈوانس پیمنٹس کی گئی تھیں. اور پرٹیکولر جب ایاز صادق جو اسپیکر ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا یہ ڈیل مت کریں. اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ ایاز صادق صاحب بھی چپ رہیں گے. میں نے ان سے میری بات ہوئی، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی ایک اس پولیٹیکل ایکسپیڈینسی میں چلے گئے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب اس پہ کوئی بولڈ اسٹیپ کوئی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے کلاسر صاحب بالکل ایک میں تھوڑی سی ایک خبر آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ میں آج سوات کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور یہ میں نے پک اس لیے کی کہ کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں ان کے فضائل پہ بات ہو رہی تھی کہ بڑے اچھے ڈرون آنے والے ہیں جو بالکل اپنا ٹارگٹ تلاش کر لیں گے. تو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ وار آن ٹیرر کا سوات پر کیا اثر ہوا. 500 فیکٹری تھی وہاں پہ کلاسرا صاحب یہ سلک بنانے والی جو تقریباً آلموسٹ ساری بند ہو چکی ہے اور وہ اس میں کچھ تباہ ہو چکی ہیں. تو اس میں 30,000 کے قریب ورکر تھے جو اب جو ہے وہ سڑکوں پر اپنے اوزار لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں مزدوری ملے. تو آج ہم بیٹھ کے وار آن ٹیرر کو جسٹیفائی کرتے ہیں. آج یہ بجٹ ہمارے سر پہ ہے، اس میں $100 ارب کا وہ بھی لیگ ہے جو ہم نے اس پہ کیا اور ہمیں بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرون جو ہیں ان کی میں حکمت کیا ہے، یہ وار آن ٹیرر کیسے ہمارے لیے. معذرت کے ساتھ قاضی صاحب کیونکہ یہاں پاکستان میں ان پاپولر بات کرنا ذرا مشکل کام ہے کہ یہی وہیں پہ جس سوات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو مولوی ریڈیو صاحب کہتے تھے جن کو فضل اللہ صاحب جب وہ تقریریں کرتے تھے تو سوات کی خواتین ہماری بہنیں ہی اپنے زیور اٹھا کر ڈونیٹ کرتی تھی. آپ بڑی ہولی وار آپ لڑ رہے ہیں تو یہ پیسے لیں، یہ زیور لیں اور شروع ہو جائیں بندے مارنا. تو اگر وہاں سوات کے حالات بگڑے بھی ہیں تو کچھ وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس پہ مولوی ریڈیو صاحب جن کو کہتے تھے FM پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے ان کو جس طرح ڈونیشن دیے گئے، پیسے دیے گئے، منی پمپ کی گئی کہ آپ شاید پورے ملک کو ٹھیک کر لیں گے. تو سوات کے لوگوں کی جو میزریز ہیں اینڈ وی شیئر دیئر میزریز ایز ویل، خود بھی بیچارے یہ بہت مشکل میں سے گزرے ہیں. وہ جو زیورات دے رہے تھے، جو سارے پیسے دے رہے تھے، ان کو بھی تھوڑا سا وار آن ٹیرر کی اگر اس میں $100 ارب کا کلاسر صاحب اس میں ہم نقصان کر چکے ہیں. ٹائم کم ہے کلاسر صاحب، میں آپ کے اس کالم پر ضرور بات کرنا چاہوں گی جس میں آپ نے ڈیرہ غازی خان کے استانیوں سے معذرت کی ہوئی ہے کہ کس طرح ان استانیوں کو برطرف کیا گیا. کیا حال ہے ہماری بیوروکریسی کا جو 3 دن کے لیے بحال کرنا چاہتی تھی، اگر پورا مہینہ نوکریاں وہ کرتی تو 1.5 لاکھ روپے ہی ادا نہیں کر سکتے تھے ان کی سیلریز کا. یہ بالکل پھر وہی بات ہو جائے گی. قاضی صاحب سے میری لڑائی ہو جائے گی اسکرین پہ کہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساؤتھ کے لوگ ہیں، فیوڈل ہیں، کھا گئے، صبح کیوں مانگتے ہیں وہ بلا بلا. ہم بحث کرتے رہتے ہیں. سارا مظاہرے بھی تو ہیں وہاں پہ، زیادہ تو مظاہرے ہیں، زیادہ تو غریب ہیں.
वो सर वही उसी पे आ रहा है ना, और वो हालांकि फ्यूडल सारा उनके इतने ही financial दुश्मन है control जहाँ तो तक रखा हुआ है। सुन ले वो सारा कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल तो तख्त लाहौर के पास है, जिसकी डिटेल वो कह रही है, जिस पे आई कॉलम लिखा है मैंने, और शाहजहाँ जिसका जिक्र कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान में 700 वहाँ पे ये गूंगे, बहरे, अंधे और मेंटली रिटार्टेड बच्चियाँ जिनका स्कूल है, उस पे वहाँ पे जो उस्ताद उस्तानियाँ थी कम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जाके रिक्रूट कर ले वक्ती तौर पर, आप उनको एडहाक कर लें। 11 वहाँ पे गरीब वहाँ बच्चियाँ उस्तानियाँ थीं जिन्होंने BA या MA किया हुआ था, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, 10 से 15 हज़ार उनकी सैलरीज थी। जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने से दो महीने पहले समरी गई कि इनको आगे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, उन्होंने कहा जी इसको रख लें, अभी नहीं करते। वो चले गए, एक्सटेंशन नहीं हुई। उसके बाद उनका लेटर है उस्तानियों का मुझे कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और बच्चों के साथ ज्यादती हो, 700 बेचारे मेंटली रिटार्डेड, अंधे और गूंगे बच्चे, आप उनके लिए करें। मैंने उस पर एक पहले भी कॉलम लिखा था। हाँ। अगेन कोई बात नहीं हुई। वहां पे नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे, नासिर खोसा साहब का तल्लुक भी वहीं से डेरा गाजी खान से। मैंने उनसे बात की, उनसे तल्लुक की, उन्होंने एक दो दफा बात की, उन्होंने रूल रेगुलेशन करके उन्होंने मेरा फोन सुनना ही, उन्होंने आगे नासिर खोसा साहब ने बंद कर दिया। बहुत अच्छा कॉलम है। एक आखिरी फिक्रा, हमें जालिमों और मजलूमों में अपने हमें तकसीम खत्म करनी होगी, अपने पसंद के मजलूमों में और अपने पसंद के जालिमों में। जालिम यहाँ है, हमारी साइड पे जनूब में मजलूम ज्यादा हैं। आज वाला कॉलम पढ़ के आपको लग जाएगा 3 महीने मैं नाज़रीन से ये कहूंगी कि क्लासा साहब का आज का कॉलम जरूर पढ़ें, डेरा गाजी खान के उस्तानियों से माजूर है, तो फिर पता चले कि वो लोग अपने लिए अलग सूबा क्यों मांगते हैं। कल भी मैं जिक्र नहीं कर सकी थी कि कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से खानदान टूटने से बचता है। क्लासा साहब, एक न्यूयॉर्क में एक तहकीक की गई है कि अगर आपकी पूरी फैमिली इकट्ठा बैठकर एक साथ बैठकर खाना खाती है तो आपका जो खानदान है वो टूटने से बचता है। इकट्ठा खाना खाने से आपके सारे दिन की जो प्रॉब्लम्स है वो फैमिली के साथ शेयर करते हैं, जो मसले मसाइल है वो शेयर करते हैं, और इस तरह जो है आपकी फैमिली में प्यार मोहब्बत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए करें कि इकट्ठे खाना खाया करें। पहले ये ट्रेंड बहुत ज्यादा होता था, कैसा अब कुछ ट्रेंड काम हो गया। जी कमेंट कीजिए। इसमें एक अच्छे खानदान की इसलिए भी कोशिश होती है कि खाना खाते वक्त बंदों का मुंह क्योंकि बंद रहता है हमारा, ठीक है, इसलिए शायद लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते। सही, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासेस आप का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक कीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।